तो नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड सीसी बॉन्ड भी कहते हैं, इसका नाम है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें कई सालों तक इस बात के ऊपर डिबेट होता रहा कि आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसकी लॉजिक बड़ी सिंपल है। यहाँ पे देखो, सपोज अगर अपने पास NH4 पॉजिटिव बनाना हो तो ये बना कैसे? NH4 पॉजिटिव बना NH3 और H पॉजिटिव के कॉम्बिनेशन से। फिर बॉन्ड कैसे दिखा सकते हैं इसे? और बॉन्ड छोड़ो, पहले लॉजिकली बताओ कि ये बना कैसे। बॉन्ड तो बाद में है, पहले इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है। तो लॉजिक ये है कि इसके पास एक लोन पेयर था, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो नेगेटिव ने पॉजिटिव के ऊपर अटैक करा और एक कंपाउंड जनरेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं NH4। अगर तुमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली तो तुम्हें दिखेगा कि ये क्या होता, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन, sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन बस इसमें एक प्रॉब्लम ये हो जाती, अगर हम इसे टेक्निकली एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसे लिखते हैं, ये जो साइन है, ये साइन हमेशा डोनर टू एक्सेप्टर होते हैं, ये साइन हमेशा डोनर टू एक्सेप्टर है। तो अब अगर NH3 की बात करो तो NH3 में एक लोन पेयर है जो NH4 पॉजिटिव में लोन पेयर है नहीं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कई बार मतलब इसे टेक्निकली इस वाली लाइन से इंडिकेट करना चाहिए, मगर वो मेजॉरिटी टाइम पे इस वाली लाइन से इंडिकेट करते हैं। यही प्रॉब्लम SO2 SO3 के साथ भी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने SO3 बनाई तो यहाँ देखो ऐसे बना, ये मतलब पेयर में जाती है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये ऐसे बना, अगर ये ऐसे बना तो सल्फर के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 2 जा 12। तो सल्फर के चारों तरफ हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो एक कंपाउंड अनस्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट किसके लिए? 8 इलेक्ट्रॉन के लिए। ऑक्टेट तो जो रेफरेंस है वो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनस्टेबल होना चाहिए। सर मगर अंदर डी सबसेल में कोई आदमी रहा, इसमें डी सबसेल ऑक्सीजन के पास तो हो नहीं सकता। नहीं, अगर कोई रहेगा बीच में तो नहीं हो सकता। बीच में हो तो उसकी बात अलग है। पहले तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इस वाली केस के अंदर क्या हो रहा हो। तो इस वाली केस के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 12 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन जो अपना एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो इस बात को प्रूव करते हैं कि काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है। मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो ऐसा भी नहीं है, अनस्टेबल हो वैसा भी नहीं है, मॉडरेटली स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो हम इसके बेसिस पे तो एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो फिर आखिर ये हुआ कैसे? ये हुआ फिर इस तरीके से। तो इसकी सही स्ट्रक्चर ऐसे है, एक बार तो इसने बनाए डबल बॉन्ड, सल्फर के 6 थे, अब हो गए कितने? 8। अब ये सल्फर कुछ नहीं करने वाला, इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिए। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है। तो अगर हमें साइंटिफिकली कहीं लिखना होता है कि साइंटिफिकली मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर लिखना हो तो SO3 का ये स्ट्रक्चर है। तुम्हारी क्लास में ये स्ट्रक्चर बार बार रिपीट करा गया है ना, सिर्फ एक आधी जगहों पे जहाँ पे वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड के साथ डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो इस वाली केस में क्या बहस है, इसमें पहले बहस देख लेते फिर इसके नोट्स लिखते। पहले बहस देखते हैं कि इसमें बहस कहाँ पे है। इसमें बहस इस बात के ऊपर है कि ये आयनिक बॉन्ड है। यहाँ देखो, इसमें बहस इस बात के ऊपर है कि ये आयनिक बॉन्ड है, और इसमें बहस इस बात के ऊपर है कि ये कोवेलेंट है। तो अगर कोई बंदा इसे आयनिक कह रहा तो क्या एविडेंस है? तो एविडेंस ये है कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा ऑक्सीजन को। तो वन इज द डोनेट, वन एलिमेंट डोनेट्स। नॉन मेटल में आयनिक मत है। अभी सुनो सही, हमने बोला क्या आयनिक है, लेकिन जो एविडेंस है जो देखता है आंखें बंद तो नहीं कर सकते, है ना। तो एक एविडेंस ये है कि इस पूरे केस में क्या है, एक डोनर है और एक एक्सेप्टर है, ठीक है ना। तो अगर डोनेट करा तो ये आयनिक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर किसी को दिखा तो मना नहीं कर सकते। तो इसका काउंटर क्या है? काउंटर ये है कि अगर ये आयनिक है तो इसके ऊपर इसके ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। इसके ऊपर कंप्लीटली पॉजिटिव 2, इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव 2 और इसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव 2 चार्ज होनी चाहिए। ऐसा कोई चार्ज होता नहीं। तो इसके अगेंस्ट में क्या है? नो चार्ज सेपरेशन। अब ये कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि इसमें नो चार्ज सेपरेशन है, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज इवॉल्व नहीं होते, या फिर ऐसे लिख सकते नो चार्ज इवॉल्व्स। तो पहले एविडेंस, अगर आप ये कह रहे हैं कि सल्फर ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा
तो इसलिए आपको आयनिक दिखते हैं, ठीक है। लेकिन उसका काउंटर ये है कि अगर ऐसा होता तो सल्फर के ऊपर पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव नहीं, कंप्लीट पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव नहीं, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होनी चाहिए। ऐसा होता नहीं। फिर दूसरी बात, अगर किसी को ये आयनिक बॉन्ड दिख रहा, क्योंकि सल्फर जो है, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ऐसा दिख रहा कि एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इस वाली केस पे इसका काउंटर क्या है? सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर फ्रॉम सेम फैमिली या सेम ग्रुप। अगर सेम ग्रुप में है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या लूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डिफरेंस ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते हैं किसके ऊपर करते हैं? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर वो एक ही ग्रुप के हैं तो इनकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? बहुत कम, ना के बराबर। अगर सेम मॉलिक्यूल हो, सपोज Cl2 है, तो डेल्टा En कितनी है? 0। लेकिन अगर ICl है तो कुछ तो डेल्टा होगी। तो एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो यहाँ पे इस बात का एविडेंस रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि ये बहस शुरुआत में नहीं कि आयनिक बॉन्ड है और एक कोवेलेंट बॉन्ड है। फाइनली इस बात के ऊपर लोग एग्री होंगे कि ये ना तो आयनिक बॉन्ड है ना ही कोवेलेंट बॉन्ड है। तो फिर आंसर क्या है? आंसर है इट्स ए स्पेशल केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स है जिसे लिखना है। कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें जो सबसे बढ़िया सी बात है, सबसे खतरनाक सी बात है, वंस बॉन्ड इज फॉर्म you cannot separate you cannot distinguish between covalent and coordinate covalent. मतलब सस्पेंस थ्रिलर की तरह, सस्पेंस ही रह गया क्या कि रह गया। तो एक बार बॉन्ड बन गई तो बता नहीं सकते कि कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। और जब बॉन्ड बनी जब तो तुम थे नहीं भाई, मॉलिक्यूल्स तो सृष्टि के शुरुआत में बन गए थे, कोई आज तो बना नहीं रहा है ना। ये नहीं कह सकते हैं कि रिलायंस वाले बना के डाल रहे हैं या कोई बना रहा, तो सस्पेंस तो बना ही रह गया फिर। तो यहाँ पे वो क्या है ना, कुछ एक एरिया होते हैं, ग्रे एरिया, जो हमें इस लेवल पे लग जाते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन किसके अंदर होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के अंदर होते हैं। उसके अंदर डाल के हम अपने जो भी हमारे पास डाउट है उसे ख़त्म कर सकते हैं। अगर लगे कि कोवेलेंट है तो उसके हिसाब से दिमाग में कुछ डाटा होना चाहिए कि कोवेलेंट है तो ये साइज होनी चाहिए, आयनिक है तो ये साइज होनी चाहिए। पता चला कि दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब बैठ के सोचते रहो। इसमें क्या है? डोनर, हाँ कोवेलेंट का डोनर है। मतलब अब लोग इस बात के लिए एग्री करेंगे कि ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं। डोनर एटम मस्ट हैव, तो सिर्फ वहाँ ये नहीं बोल सकते। एक मिनट, मस्ट हैव एन लोन पेयर, ए लोन पेयर। तो जो एक्सेप्टर एटम है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा, हाफ फील्ड लिखने से काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो पेयर के फॉर्म में हो रहा है। तो अगर हाफ फील्ड है तो पेयर ट्रांसफर के बाद 3 हो जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे रूल क्या है कि भाई उसके पास जो डोनर है उसके पास एक लोन पेयर होनी चाहिए और जो एक्सेप्टर है उसके पास एक वैकेंट डी, सबसे एक वैकेंट सेल होनी चाहिए, लेट इट बी पी और डी। और फाइनली कंक्लूड क्या करते हैं? फाइनली कंक्लूड ये करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट transferred और shared with acceptor atom। तो फिर करते क्या है? एक्सेप्टर एटम। तो फिर करते क्या है? तो फिर क्या होता है? इट जस्ट गेट्स टिल्टेड टुवर्ड्स एक्सेप्टर।
इट जस्ट गेट्स टिल्टेड टुवर्ड्स द एक्सेप्टर। मतलब वो के पास खड़ा हो। हाँ, वो उसके साइड में जाता है, कैसे जाता है वो देख लो। बस 1 मिनट से 1 मिनट। हाँ, लिख लो ऐसे पहले। लिखो। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या है, इसमें हो क्या रहा है वो देख लो। सपोज ये अपना स्ट्रक्चर है ए का, और ये अपना स्ट्रक्चर है, ये अपना सेल है बी का, और हमने ये एज्यूम करा कि ए ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करा बी को, और ये जो टेल है ये एक्सेप्टर को इंडिकेट कर रहा, और ये जो हेड है, ये हेड है ये एक्सेप्टर को इंडिकेट कर रहा, जो टेल है वो डोनर को इंडिकेट कर रहा। ये फिक्स नोटेशन है, डोनर टू एक्सेप्टर। अब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकते हैं, लेकिन इसने क्या करा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस जगह पे डाल रखा है। अब अगर हम बी को सेंट्रल पोजीशन पे लिखे, बी को अगर हमने सेंट्रल पोजीशन पे लिखा, बार बार क्लिक कर रहा, तो बी के ज़्यादा करीब है, बी के ज़्यादा करीब है, और ए से रिलेटिवली थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो इस इलेक्ट्रॉन का इम्पैक्ट क्या है, पार्सली किसके ऊपर जा रहा, बी के ऊपर जा रहा। लेकिन अगर इसने अपना सेल लूज करा होता तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बी के ऊपर निगेटिव चार्ज होता। और अगर इसने शेयर करा होता, शेयर कैसे कर सकते हैं, एक हाफ फील्ड और दूसरा हाफ फील्ड, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो शेयर कैसे कर सकता। तो अब क्या हुआ, अरे क्या कर रहा है ये बेवकूफ़, अब ये क्या करा कि ये जो लोन पेयर है ये इस वाली साइड पे ज़्यादा है, इस वाली साइड पे कम है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन है। डेल्टा लग गया। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशन, डेल्टा के लिए क्या है, डी ओवरलैपिंग है ना, पी में तो नहीं है। तो यहाँ पे ये एक स्पेशल केस है जहाँ पे इसके पास शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं और ये इसे लूज नहीं कर रहा। कंडीशन क्या है, इसके पास शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं और इसके पास ये डोनेट नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा, तो बीच की एक कंडीशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस वाली जगह पे है, तो कहीं भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब सवाल ये है इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है कि इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी, इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी। और यहाँ पे ऐसा लगता है, लेकिन बेसिकली क्या है, एक वर्ड पढ़ना है हमें, रेजोनेंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अच्छा, इसमें डाउट था। एक वर्ड पढ़ना है रेजोनेंस, एक पूरा ही पार्ट है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के अंदर देखना है कि जितने मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं ऑल्टरनेट, उतना ज़्यादा रेजोनेंस है, और जितना रेजोनेंस है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। मतलब उतना उसको उतने तरीके से सजा के रख सकते। नहीं, अगर मान लो हमने ऐसे लिखा ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी सिंगल बॉन्ड ई डबल बॉन्ड एफ, ऐसे लिखा, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट होनी चाहिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे कि तो सुनो, तो अब क्या होगा ना, ये इस वाली साइड पे शिफ्ट करा इसने, ये इस वाली साइड पे शिफ्ट करा, ये आगे शिफ्ट करा, ये आगे शिफ्ट करा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाना है और इसके ऊपर नेगेटिव आ जाना है। और इस वाले में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगली बार डबल बॉन्ड बी और सी के बीच में हो जाना है। इस बार ये डबल बॉन्ड, इस वाली सिंगल बॉन्ड जहाँ पे है तो डी और ई के बीच डबल बॉन्ड हो जाना है। तो अगर इस तरीके से बॉन्ड के पास शिफ्ट करने की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें होता क्या है कि अगर बॉन्ड मल्टीपल टाइम शिफ्ट करे, अगर बॉन्ड शिफ्ट कर रही है, बॉन्ड अगर शिफ्टिंग मोड में है, तो एनर्जी रिड्यूस होना है, एनर्जी कंजप्शन है इसके ऊपर, ठीक है, एनर्जी वेस्टेड। और अगर एनर्जी वेस्ट हो रही तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करना है, सिंपल रूल है। अगर मान लो एक आदमी है, हम उसे कहें कि तुम अपनी जगह पे कूदते रहो, है ना, कहीं जाना नहीं है, अपनी जगह पे कूदना है, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसा ही यहाँ भी हो रहा, बॉन्ड रखा है, पहले बॉन्ड क्या है, ए और बी के बीच में है, बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये कह रहा कि ए और बी के बीच में सिंगल बनाओ और बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, और फिर जब डबल बॉन्ड बन जाए फिर कहे अब वापस ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ। मतलब वो है ना, जब कोई काम ना हो तो पजामा फाड़ के शेयर करे, तो वही काम यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर उसे इस वाली साइड में भेजा, जब इस वाली साइड पे आ गई तो कहा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, वापस करो। इस वाली साइड पे आया तो कहते नहीं पहले वाला बढ़िया था। तो ये जो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, इसने क्या करा, उसकी एनर्जी कम कर दी, एनर्जी कम कर दी, स्टेबिलिटी जाती है। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमेशा एक ही फैक्टर होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है।
इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जो है ना वो 12th क्लास के अंदर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके बारे में फिलहाल अभी डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, वो पूरा ही एक सेपरेट पार्ट है, एक पूरा ही सेपरेट पार्ट है, उसका इससे कोई खास लेना देना नहीं। तो अगर मान लो H3O की बात कर ले, H3O की बात कर ले, H3O पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ना, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 हाइड्रोजन भी है वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में। 3 वाटर में 3 है क्या? क्या लिखे है? H3 लिखे। वाटर में कितने हैं? अरे लिखे क्या है सर? लिखे क्या है? तो अब यहाँ देखो, सुनो, अब एक H पॉजिटिव इस सिस्टम के अंदर आना चाहते हैं, अच्छा। आएगा कैसे आएगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा क्या? तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बॉन्ड पेयर है, ये उतना अट्रैक्ट नहीं कर सकता जितना अट्रैक्ट लोन पेयर कर सकता। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन हो। अगर अपने पास ऑप्शन है लोन पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज और बॉन्ड पेयर प्लस पॉजिटिव चार्ज, ये इसके कॉम्पिटिटिवली बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और ये वीक अट्रैक्शन है। तो अब क्या हुआ इस वाली केस में? H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के पास आ गई। अब ये पूरा स्ट्रक्चर हमें ऐसे दिखेगा, OH और ऊपर की साइड पे एक H और ब्रैकेट के बाहर की साइड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसे कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या कहते हैं? अब ऑक्सोनियम का मतलब क्या है यहाँ समझ लो। जब भी IUM लिखा हो वो पॉजिटिव का है, उसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज, और हर वो चीज़ जो पॉजिटिव फॉर्म कर रहा हो उसके लास्ट में IUM होता। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो जहाँ कहीं भी IUM लिखा है ये कोइंसिडेंस नहीं है, उसे बनाया गया है। IUM का मतलब है दे आर हैविंग कैपेबिलिटी टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी मेटल देख लो, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, कुछ भी, वो एसेंशियली एंड कहाँ पे करते? IUM में। और ऑक्सोनियम का मतलब है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैसे पॉजिटिव चार्ज है? क्योंकि H पॉजिटिव जब ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो बदले में कुछ देगा। मॉलिक्यूल्स के अंदर लेन देन चलते हैं, इंसान के अंदर सिर्फ दे चलते हैं, ला, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर लेन देन चलते रहते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव चार्ज देगा। ऐसे नहीं हो सकता कह देगा कि कौन सा दिया, कब दिया, कहाँ पे दिया, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन भी होगा, ऐसे नहीं चलता। ऐसा इंसान का बिहेवियर है। तो ये ऑक्सोनियम आयन है। ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स के अंदर में, उसे भी देखना है।